हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाराणसी। आज संडे इवनिंग में डिस्कस करना चाहता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या नुकसान है, इसके बारे में हमारे साथ हैं पटना के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ जायसवाल। वेलकम डॉक्टर सौरभ। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डॉक्टर विनीत। तो इस संडे आफ्टरनून हम लोग एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, हेपेटाइटिस बी, और कोशिश करेंगे कि जनरल पब्लिक में इसके लिए हम लोग अवेयरनेस बढ़ा सकें। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जनमानस में काफी भ्रांतियां हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो मेरे को कोई और नाम सूझा नहीं आपके अलावा, तो आपके साथ सोचा कि नहीं, इस बात को डिस्कस किया जाए, कुछ प्रॉब्लम साझा की जाए। आपसे पहले जानना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस क्या है और स्पेशली हेपेटाइटिस बी क्या है। तो हेपेटाइटिस एक ब्रॉड टर्म है जो कि लीवर में होने वाले किसी भी सूजन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता है, कोई भी कारण, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, कोई चोट लगने पे सूजन आ जाए उसे भी हम लोग हेपेटाइटिस ही कहेंगे। किसी ड्रग से, कोई मेडिसिन से कोई रिएक्शन हो जाए उसे भी हम लोग हेपेटाइटिस कहेंगे। कुछ जन्मजात रोगों की वजह से अगर लीवर में सूजन है तो उसे भी हेपेटाइटिस कहेंगे। तो ये एक ब्रॉड टर्म है, इससे किसी को इतना ही समझना चाहिए कि लीवर के सेल्स अच्छी तरह से नहीं काम कर रहे हैं, उनमें कुछ सूजन है, इसको हेपेटाइटिस कहेंगे। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल के रूप में लें तो जैसे कोरोना वायरस पूरी दुनिया जान गई है कि एक वायरस है जिससे कि फेफड़ों में हमारे इन्फेक्शन होता है, उसी तरह हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो कि प्राइमरीली लीवर को इन्वॉल्व करता है और लीवर में सूजन करता है, लीवर में फिर बीमारियां करता है आगे चल के। इस बीमारी को नाम ही पड़ गया है हेपेटाइटिस बी। जी, हमारी पब्लिक ये समझ गई है, हमारे श्रोता ये समझ गए हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? हम तो और भी सुनते हैं, हेपेटाइटिस सी है और बाकी चीजें, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी खतरनाक क्यों? तो मुख्यतः वायरल हेपेटाइटिस, अगर एकदम सामान्य भाषा में बात करें तो 5 प्रकार के वायरस से होता है, जिनका नाम बहुत सिंपल तरीके से रखा गया है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से कुछ वायरस जो हैं, जो हमारे खाने के रास्ते, मतलब हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उस रास्ते से हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। जैसे मुख्यतः हेपेटाइटिस ए और ई, और इन दोनों ही केसेस में ऐसा होता है कि ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, यानी कुछ दिनों तक लीवर को डैमेज करते हैं, फिर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही इनको हमारे शरीर से बाहर कर देती है और इंसान स्वस्थ हो जाता है कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के बाद। तो ये दोनों जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। और वही हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी, ये दो जो वायरस हैं, ये मुख्यतः ये खून के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर दूषित खून किसी माध्यम से, बहुत से माध्यम हो सकते हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इस माध्यम से हमारे शरीर में एंटर करते हैं। और एक तो ये माध्यम अंतर हो गया हम दोनों में, दूसरा कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण होते हैं, यानी कि इनका जब एक बार शरीर में आते हैं तो या तो अगर इन्हें निगेटिव होना होता है तो 6 महीने के अंदर हो जाते हैं निगेटिव, एक खास प्रतिशत, लेकिन एक ज्यादा बड़ा प्रतिशत वैसे होते हैं जो कि अगर शरीर में एक बार आ गए तो ये ऑलमोस्ट जिंदगी भर के लिए किसी मरीज को वो वायरस लीवर में ही रहता है और धीरे धीरे वो शरीर को और लीवर को नुकसान पहुंचाते रहता है। और आगे चल के अगर किसी मरीज को, इनके कुछ ज्यादा लक्षण होते नहीं है शुरुआत, तो इसलिए पता नहीं चलता है किसी मरीज को कि उसे है या नहीं है। और अगले 15 से 20 सालों में धीरे धीरे लीवर में अगर डैमेज होता है, सब में नहीं होता है, ये भी जानना है, अगर डैमेज होता है तो आगे चलकर लीवर में सिरोसिस हो सकता है, और एक छोटे परसेंटेज लेकिन इंपॉर्टेंट परसेंटेज को लीवर में कैंसर भी हो सकता है, और इवन बिना सिरोसिस हुए भी कैंसर हो सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए इन दोनों वायरस से, हेपेटाइटिस बी और सी, से डरने की आवश्यकता होती है और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। और ये हेपेटाइटिस ए और ई से जांच कराना है, पता होना चाहिए कि हमको हेपेटाइटिस बी, सी है या नहीं है, और अगर है तो हमको उसके हिसाब से जांच करानी है। बिल्कुल। ये मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर सौरभ आपसे कि कोई भी मेरे को आता है कि साहब मेरे को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है, या आजकल टेस्ट हो गया कि एचबीएसएजी पॉजिटिव है, कई बार ऑपरेशन से पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन या कोई ऑपरेशन प्लान है और हेपेटाइटिस बी अचानक पॉजिटिव आया, प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ गया, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए क्योर है कि नहीं, वो एक धारा में जानना है। देखिए, क्योर अगर हम लोग लेमन भाषा में बात करें तो फिर ऐसे ही किसी भी बीमारी के बारे में लोग जानते हैं क्योर यानी ठीक हो जाना, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं बात करेंगे। क्योर और कंट्रोल हम लोग दो तरीके से समझेंगे। क्योर एक टेक्निकल शब्द है, मतलब कि किसी बीमारी का बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाना और निगेटिव हो जाने को क्योर कहते हैं।
जैसे सपोज मुझे आज मलेरिया हुआ और 3 दिन बाद में बिल्कुल ठीक हो गया और हमेशा के लिए ठीक हो गया, फिर मुझे याद भी नहीं रहेगा 2 साल बाद कि कब मलेरिया हुआ था, वो क्योर जी। हुआ। और सपोज मुझे डायबिटीज हो गई या हाइपरटेंशन हो गया, साधारणतः जिसे सब लोग जानते हैं, और उसके बाद मुझे जिंदगी भर इसे कंट्रोल करना है ताकि मेरे में कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बीमारी तो नहीं ठीक होगी, शुगर या बीपी, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे अगर हम उसे कंट्रोल करें। तो उसी तरह हेपेटाइटिस बी एक क्रोनिक हेपेटाइटिस है। ये एक बार हो जाने के बाद शरीर में रह जाती है लंबे समय तक, और इसका कोई क्योर अभी तक नहीं है। कंट्रोल है जिसके दवाइयों के माध्यम से, और हम लोग उससे कंट्रोल अगर करते हैं तो आगे चल के सिरोसिस नहीं होता है, लीवर कैंसर भी नहीं होता है, या अगर हो चुकी है कुछ बीमारी आगे बढ़ चुकी है तो आगे उसके बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। अच्छा, क्या दवाइयाँ, क्या इंजेक्शन या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर मेरे को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो गया है तो? क्या ये सबको जरूरत है दवा लेने की, या फिर ये डॉक्टर डिसाइड कर? बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत सही सवाल है। तो हेपेटाइटिस बी अगर क्रोनिक है, आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं, तो आपको पहले ये इंश्योर करना है कि आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऐसे मेडिसिन के स्पेशलिस्ट को दिखाएं जिनका कुछ रुझान गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या लीवर के केसेस के तरफ है। जरूरी नहीं है कि वो सुपर स्पेशलिस्ट हो। अगर कोई एमडी मेडिसिन है जिनका स्पेशल रुझान है, वो बताते हैं कि उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है या वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और उसमें रुचि रखते हैं, तो वैसे डॉक्टर से मिलें। या फिर आप सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं विशेषज्ञ लीवर के या गैस्ट्रो के, उनसे मिलें, और वो आपको जांच करने के बाद और सिंपल कुछ असेसमेंट के बाद बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी की इलाज की जरूरत है कि नहीं। हर इंसान को इलाज की नहीं जरूरत है। सबसे बड़ा ये टेक होम मैसेज हम देना चाहेंगे। कुछ लोगों को जिनमें बीमारी, वायरस तेजी से बढ़ रहा है, लीवर को डैमेज कर रहा है या डैमेज ऑलरेडी कर चुका है और वायरस उसमें है, मतलब उसके क्राइटेरियाज हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं को दवाई की जरूरत है, सबको नहीं जरूरत है। और इसकी दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और उसको सही समय पर लेने से उचित फायदा होता है। अगर समय के पहले कोई ले लेते हैं और जब जरूरत नहीं है वर्षों तक ले लिए, तो जैसे कि हर दवाई से रेजिस्टेंस होता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको रेजिस्टेंस हो जाएगा अगले 5-10 सालों में। और सपोज आपको 20 साल बाद जरूरत है, अब उस समय दवाइयाँ काम ही करने लायक नहीं बचेंगी। तो ये अच्छा रहता है कि अगर आपको पता है हेपेटाइटिस बी है तो किसी विशेषज्ञ से मिलें और तब दवाई लें। पैनिक करके तुरंत दवा ना शुरू कर लें और ना ही तुरंत बंद कर दें अपने मन से। अच्छा, ये एक सवाल भी कई लोग पूछते हैं, साहब मेरे को हेपेटाइटिस बी है, तो कुछ एक ऐसा टेस्ट हो कि भाई मेरे भाई साहब को या मेरी वाइफ को या मेरी सिस्टर को पॉजिटिव आ गया, कुछ ऐसा टेस्ट एक बता दें कि भाई ये एक बंडल ऑफ टेस्ट है, या क्योंकि आऊंगा मैं टेस्ट कराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, शाम तक वेट करूंगा, आप बताएं मैं ये टेस्ट करा के आऊं और आपसे मिल लूं। तो इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक तो जिस पेशेंट को है हेपेटाइटिस बी उसके लिए क्या टेस्ट है, और उसके बाद उसके फैमिली को क्या टेस्ट कराना है। तो क्योंकि ये ब्लड से होने वाले या बॉडी फ्लूइड्स, हम लोग ब्लड एक जनरल टर्म हो गया, बॉडी फ्लूइड्स से होने वाले ये इन्फेक्शन है, यानी ये हमारे ब्लड से हो सकते हैं। किसी को कोई भी सिक्रीशन, जैसे हमारा सलाइवा है, यूरिन है, सीमेन है, वेजाइनल सिक्रीशंस हैं, किसी से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये इन्फेक्टेड व्यक्ति का ये जो बॉडी की सिक्रीशंस है किसी ऐसे आदमी में प्रविष्ट कर जाए जो इन्फेक्टेड नहीं है, तो यूजुअली ये उन्हीं में होने की संभावना ज़्यादा है जो हमारे परिवार वाले लोग हैं जिनसे हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो किसी का भी जब एक बार हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पता चलता है तो मरीज को इवैल्यूएट करने के बाद सेकंड पार्ट होता है उसका फैमिली स्क्रीनिंग। हम लोग सजेस्ट करते हैं फैमिली में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं कम से कम उनका होना चाहिए, यानी कि माँ बाप, भाई बहन, अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी या पति, और अगर बच्चे हो चुके हैं तो बच्चे। इतने लोगों का HBsAg, जिसको ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं, ये टेस्ट करा लेना चाहिए। जो भी लोग निगेटिव होंगे तो फिर उनको पता, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो सबको वैक्सीन दिला देना चाहिए। बहुत ही मामूली दामों पर या मुफ्त में भी वैक्सीन मिलते हैं। और अगर उन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है तो फिर टेस्ट करा लेना चाहिए कि कहीं उनमें एंटीबॉडी बन चुका है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे हेपेटाइटिस बी है और मैंने ऐसे ही वैक्सीन जाके ले लिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे है, तो मुझे फॉल्स एश्योरेंस रहेगा जीवन भर की मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, जबकि 10 साल बाद पता चलेगा कि मुझे सिरोसिस हो चुका है। तो इंश्योर कर लेना है कि अगर वैक्सीन पड़ा है तो वैक्सीन ने काम किया है कि नहीं। और सपोज किसी फैमिली मेंबर को भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया तो उनको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना है जिससे आप एज ए मरीज गुजर रहे हैं। डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे आगे कि कौन से जांच कराना है। पहले तो ये हुआ फैमिली के लिए। मरीज के लिए
एक पैनल ऑफ टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी पैनल के रूप में भी आता है या अलग अलग आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, जिसमें मुख्यतः हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ऑस्ट्रेलिया एंटीजन होता है, जो कि या तो सिंपल प्रकार का होता है, पॉजिटिव निगेटिव के रूप में आता है, कार्ड टेस्ट जिसको पेरिफेरी में कहीं भी किया जा सकता है, या थोड़ा आपके ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने के लिए उसका टाइटर्स भी होता है एलाइजा के रूप में। फिर कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन होता है, फिर ई एंटीबॉडी होती है, और आपको अभी 6 महीने के अंदर हुआ है या उससे ज़्यादा देर पहले हो चुका है, इसके लिए IgM एंटी-HBC होता है और टोटल एंटी-HBC होता है एंटीजन, इन दोनों से पता चलता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है कि वायरस का कितना मात्रा आपके शरीर में है, वो उसके डीएनए से पता चलता है। ये एक प्रकार का डीएनए वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी डीएनए का क्वांटिटेटिव लोड हम लोग करते हैं PCR टेक्नोलॉजी से, इससे पता चल जाता है कि कितने वायरस आपके बॉडी में 1 ml ब्लड में है, और उसकी मात्रा पे निर्भर करता है कि आपको ट्रीटमेंट देंगे कि नहीं। और कुछ लीवर के टेस्ट जैसे सिंपल टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें SGOT SGPT आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। और अदर एक फैक्टर होता है जो अल्ट्रासाउंड, जो अभी कॉमन टेस्ट हो चुका है। तो बेसिकली अगर नटशेल में कहें, एक लीवर फंक्शन टेस्ट, एक हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन, डीएनए और अल्ट्रासाउंड, ये 4 से मिला करके एक क्राइटेरिया में आपको फिट किया जा सकता है कि आपको ट्रीटमेंट मिलना है कि आपको नहीं मिलना है, और ये फिर आगे आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, एक संक्षेप में, और एक सारी डिटेलिंग भी कर दी साथ में डॉक्टर सौरभ। एक चीज़ और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस जनरली अवॉइड करता हूँ, मेरे को लगता है आप भी अवॉइड करते होंगे ये सवालों को, कि साहब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, चाइनीज़, हर्बल मेरे को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, ये क्योर करने का वादा देता है, तो इसके बारे में कोई कमेंट? देखिए, ये तो बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, लेकिन इसमें साथ में बहुत सारे कैविएट्स जुड़े हैं। जैसे हम और आप दोनों ही एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और उसके स्पेशलिस्ट हैं, तो हमें अपने फील्ड के बारे में ये पता है कि हाँ ये क्या है, और हम लोग उसके एक्सपर्ट्स हैं। इसमें अभी क्योर नहीं उपलब्ध है, कंट्रोल उपलब्ध है, और एक लार्ज बॉडी ऑफ डेटा है, पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, अपने डाटा पब्लिश कर रहे हैं, पीयर रिव्यूड रिसर्च है, यानी कि जब हम कुछ लिख रहे हैं तो उसे 10 लोग और जो मुझे नहीं जानते मेरे फील्ड के अलग अलग देशों के, वो देखते हैं और तब बताते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये छपने लायक है, जर्नल्स में नहीं है। मतलब ये सिस्टम है एलोपैथिक मेडिसिन का, और इसमें बहुत सी खामियां हैं। अभी हम लोग पूरी तरह बातें को नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं वो पता है कि इतना ही जानते हैं, और ये भी पता है कि क्या नहीं जानते हैं। तो इसके हिसाब से यही इलाज है अभी जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जहां तक अदर पैथियों का सवाल है, तो किसी को भी हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि ये नहीं लेना चाहिए। हर पैथी का गवर्नमेंट की तरफ से ही, आयुष मंत्रालय है, सारी पैथियां रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो लेकिन आपको एज ए पेशेंट ये अवेयर होना चाहिए कि उनका क्या डेटा है। आप खुद वर्क करें, आजकल इंटरनेट पे आप सर्च करें, पेशेंट को हम यही बोलेंगे कि आप खुद सर्च कीजिए, देखिए कि आप डेटा आधारित ले रहे हैं कि डर आधारित ले रहे हैं। क्योंकि और सब पैथियों में हम लोग भी एज ए डॉक्टर तभी जाते हैं जब कोई चीज का डर है कि अगर कैंसर हो गया, पता नहीं क्या होगा, कुछ और भी आजमा के देख लेते हैं, या महंगा है शायद वहाँ सस्ता है तो वो आजमा लेते हैं। तो वो इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है बिल्कुल मरीज के अपने विवेक पे छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक एलोपैथिक मेडिसिन बताता है वो इफेक्टिव है, इसकी डाटा है, क्या साइड इफेक्ट है हमें वो भी पता है, और हम कन्विंसिंग रूप में ये कोई भी और जहाँ तक हमें जानकारी है कोई भी और पद्धति से इसका कन्विंसिंग रूप से कंट्रोल या इलाज का कोई दावा तो नहीं किया जाता है, कह सकते हैं। तो मतलब आपने एक तरह से ये कहा कि अगर आप एक भारतीय रेस्टोरेंट में घुसे हैं या इंडियन स्टाइल रेस्टोरेंट में, तो थाई क्यूजीन और इटालियन क्यूजीन पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, उसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। जी नहीं, हमें पता भी है, तो चूंकि वो एक एक्सेप्टेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उसके बारे में तो हम नहीं एक्सपर्ट है, तो हमें नहीं डिसाइड करना, पेशेंट के विवेक पे छोड़ देना चाहिए, उन्हें समझा करके कि वो लें वो ना लें। हम ये नहीं बोल सकते हैं टेक्निकल रूप से कि आपको नहीं लेना चाहिए। ये आज के समय में जहाँ पर मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारी बातें हैं, वहाँ बिल्कुल कंसेंट आधारित ट्रीटमेंट है, और पेशेंट का अवेयरनेस करना हमारा काम है, वो कर देना है, फिर वो उसका विवेक है कि वो ले वो ना ले। जी,
डॉक्टर सर, अब कुछ मैं बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस लूंगा, जिसको मैं बहुत ही आपसे चाहूंगा कि नहीं आप थोड़ा सा क्विकली और जो आपकी एक स्टाइल है कि संक्षेप में डिटेलिंग कर देते हैं कि अगर मेरे को अभी हेपेटाइटिस बी दवा लेने को नहीं बोला गया तो मैं लीवर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? मेरे को हेपेटाइटिस बी है पर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि दवा नहीं चाहिए। हाँ, तो लीवर की का एक कुछ जनरल रूल है, स्वस्थ जीवन शैली, मतलब अपना वजन ना बढ़ने दें, वजन बढ़ा हुआ है तो घटाएं, अच्छा खाना खाएं, हरी साग सब्जियां खाएं, फल खाएं, एक्सरसाइज करें। नटशेल में इतना ही है। तो आप अगर स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं तो आपका लीवर भी स्वस्थ रहेगा। पहला बात ये। दूसरा कि कुछ ऐसी चीजें अपने पेट में ना डालें, क्योंकि हर चीज जो हमारे पेट में जाता है वो डाइजेस्ट होने के बाद लीवर में ही जाता है, सारा मतलब कि आगे उसके फॉर्मेशन के लिए। तो हर चीज लीवर में मेटाबोलाइज होती है। तो कोई भी ऐसी दवा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई ओवर द काउंटर अपने आप मेडिकेशन ना लें बिना डॉक्टर से के सलाह के। और जो कुछ तरह के टॉक्सिन्स हैं जो एस्टैब्लिश हैं कि लीवर का टॉक्सिन, जैसे अल्कोहल हो गया, वो कई तरह के ड्रग्स हैं, ड्रग्स इन द सेंस की जो मादक पदार्थ, उस तरह की चीज़ों को अपने नहीं डालें। और जो हेपेटाइटिस बी का होने का जो तरीका और सी का बताए कि ये बॉडी सिक्रीशन से होते हैं, तो असुरक्षित यौन संबंध हो गया, इसको अवॉइड करना है। अगर आप कोई ऑपरेशन करा रहे हैं तो ऐसी जगह कराएं जहाँ सारे मानक पूरे किए जाते हैं स्टरलाइजेशन के, ताकि आपको वहां से ना हो जाए। यही है बस, सुरक्षित जीवन शैली और बिना कोई भी मादक पदार्थ से बचाओ। अच्छा, मेरे को अगर हेपेटाइटिस बी है, मैं कैसे बचा सकता हूँ कि मेरे वाइफ को, मेरे बच्चे को ना हो, या जिनको मैं जानता हूँ तो कैसे नहीं हो? बिल्कुल, एक आपने बताया था कि वैक्सीन, एक आपने बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आपको इंश्योर करना है कि अगर आपको है तो पहले तो फैमिली, तो उसी वक्त आपको स्क्रीनिंग करा लेना है अपनी वाइफ और बच्चों का, इवन मदर फादर का और भाई बहन का भी, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी माँ बाप से बच्चों को हुआ होता है, सबसे कॉमन रूट है ट्रांसमिशन का। तो अगर उनको भी आप पता करने के समय पे, तो उन्हें भी बचा सकते हैं आगे कॉम्प्लिकेशन से। जहाँ तक वाइफ और बच्चों का सवाल है, तो आप ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट करा लें। निगेटिव है वो लोग अभी तक, तो बहुत खुशी की बात है, यानी उन्हें नहीं ट्रांसमिट हुआ है। फिर दूसरा स्टेप पे ये चेक करा लें कि एंटी-एचबीएस टाइटर करा लें, उससे पता चल जाएगा कि वैक्सीनेटेड है नहीं है। कुछ भी डाउट है, एंटी-एचबीएस टाइटर पता चल जाएगा। 10 से ज़्यादा टाइटर है यानी कभी न कभी वैक्सीन पड़ा है। 10 से कम टाइटर है मतलब पड़ा भी है तो नहीं इफेक्टिव है, या नहीं पड़ा। तो अगर 10 से कम है तो आप फुल कोर्स उनको वैक्सीन दिलवा दें। 10 से ज़्यादा है तो श्योर रहें कि उन लोग को वैक्सीन पड़ा हुआ है। दूसरी बात, जब तक वैक्सीन नहीं पड़ा है, अगर 6 महीने तक उनसे आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाइफ से प्रोटेक्टेड वे में करें, कॉन्डोम यूज़ करें, ताकि उनको ना हो ट्रांसमिशन। 6 महीने का वैक्सीन का पीरियड होता है पड़ने का। और टूथब्रश नहीं शेयर करें, रेजर नहीं शेयर करें, तौलिया नहीं शेयर करें, इतना ही ध्यान रखें। और बहुत स्पेसिफिक नहीं है इससे कि इसको बचाए, बहुत आसानी से इसको बचाया जा सकता है। जी, अभी जैसे कोरोना वैक्सीन आई थी तो ये था कि नहीं, इस एज के ऊपर नहीं देना, नीचे नहीं देना। प्रेगनेंसी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितनी सेफ है, क्या प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? बिल्कुल, ये एक यूनिक वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी का, जो कि डे ऑफ बर्थ, यानी जिस दिन बच्चा पैदा होता है, डे 0 जिसको कहते हैं, उसी दिन भी दिया जा सकता है। और किसी 100 साल के इंसान को भी दिया जा सकता है, किसी किडनी के डायलिसिस मरीज को भी दिया जा सकता है, किसी लीवर फेलियर के मरीज को भी दिया जा सकता है, प्रेगनेंसी के समय भी दिया जा सकता है। मतलब कि कुल मिला के इतना है कि हर कंडीशन में हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को दिया जा सकता है। थोड़ा सा डोज अंतर होता है कि 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा कम डोज होता है, एडल्ट को थोड़ा ज़्यादा डोज होता है, डायलिसिस पेशेंट्स को सकता है डबल डोज भी देते हैं उनको बचाने के लिए। तो ये अलग अलग है, वो बहुत माइनर डिटेल्स हैं, लेकिन एक लाइन में इतना ही है, सबको दिया जाता है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की मैंने भाई कई बार आते हैं लोग कि मेरे साथ 1 डोज लिया या 2 डोज लिया, मैं भूल गया, तो मेरे को फिर से दोबारा शुरू करना चाहिए? क्या गाइडलाइंस हैं, क्या आपकी रिकमेंडेशन? हाँ, तो थोड़ा भी मन में डाउट है, जैसे 2 कैटेगरी हो सकते हैं पेशेंट के, जो एकदम अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनको एकदम डॉक्यूमेंटेड याद है कि 1 ही लिया था फिर भूल गया, या 2 लिया था फिर भूल गया। पहले तो ये बता दें कि इसका जो कोर्स है वो 3 वैक्सीन का कोर्स है, 016 बोलते हैं, यानी 0 यानी पहला डोज, 1 मतलब 1 महीने बाद का डोज, और 6 मतलब तीसरा डोज, जो कि पहले डोज से 6 महीने पर होता है, यानी दूसरे डोज से 5 महीने पर। तीनों ही डोज इसमें हाथ में पड़ता है, डेल्टॉइड मसल में, कमर में नहीं पड़ता है, ये याद रखना है, मांस में पड़ता है, आईवी नहीं पड़ता है। 1 ml एडल्ट को, आधा ml बच्चे को, इतना ही पड़ता है। तो आपको अगर एग्जैक्ट याद है तब तो आप फिर से फुल कोर्स ले लें। अगर नहीं याद है, आप इस कैटेगरी में है कि हो सकता है तीनों ले लिया हो, याद ही नहीं है, कभी लिए हैं भूल गए, या कुछ याद नहीं आ रहा है, लिए हैं नहीं लिए हैं,
तो एंटी-एचबीएस टाइटर नाम का जांच होता है, इससे पता चल जाता है कि एंटी-एचबीएस एंटीबॉडी शरीर में बनी है। तो वो आप करा लें, अगर वो एक सिग्निफिकेंट मात्रा से ज़्यादा है यानी आप ले चुके हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बूस्टर भी नहीं लेना है जनरल पब्लिक के लिए। और अगर आप जी का वो लो आता है तो आपको फुल कोर्स लेना है तीनों। और कोई खास जैसे आप लो टाइटर है लेकिन आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं, सेक्सुअल पार्टनर हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या आप हेल्थ केयर वर्कर जी हैं जो रोज एक्सपोज्ड हो रहे हैं, तो आपको लो टाइटर है तो एक बूस्टर ले लेना चाहिए। बस इतना ही है। अच्छा, कई बार बहुत लोग आसानी रहता है से कि हम लोग इंसान पता कर सबको तो सकते जी सबको तो वैक्सीन आपने बता दी, मेरे को हेपेटाइटिस बी है, मेरी वैक्सीन आपने नहीं बताई, तो कई बार पेशेंट जानना चाहते हैं मैं हैं। वैक्सीन ले सकता बिल्कुल हूँ? बिल्कुल। हाँ, तो पेशेंट नहीं ले सकते हैं। जब बेसिकली कहने का मतलब है कि उन्हें ऑलरेडी इन्फेक्शन है जो उनके शरीर ने अपने आप नहीं, उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता ने पिछले 10-5 जी सालों में नहीं निगेटिव कर पाई, और तो अब वैक्सीन भी नहीं निगेटिव कर पाएगी। तो वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन सिर्फ उनके लिए है जो इनको नहीं हुआ है अभी तक। जिनको हो चुका है उनको वैक्सीन नहीं कुछ करेगी। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो सोशल सवाल है, मेरे को हेपेटाइटिस बी है, मेरी एज है 26 या फीमेल है, शादी कर सकता हूँ कि नहीं, बच्चे कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम इसी ग्रुप के पेशेंट हैं जो आते हैं स्क्रीनिंग में डिटेक्ट होते हैं और रुचि आते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं और भी उन्हें बोलने लेकिन उनको तो एक स्टिग्मा लग जाता है मन में कि मुझे कोई बीमारी है, लाइफ में फैल सकता है, ये वो बहुत सारी बातें हैं। तो आप पहले तो असेसमेंट करा लें डॉक्टर से। बहुत ही कम चांस है कि आपको सिरोसिस, यंग पर्सन को सिरोसिस हो चुका होगा या कैंसर हो चुका नहीं हुआ होगा, यही ज़्यादा चांस है। क्रोनिक हेपेटाइटिस होगी, ज़्यादातर केसेस में इनएक्टिव रहता है वायरस, तो उस स्टेज में है तो डॉक्टर वैसे भी आपको कोई दवाई नहीं देंगे। और जहाँ तक शादी की सवाल है, तो आपको ये इंश्योर करना है, अगर कर सकते हैं तो, कि जो आपके पार्टनर हैं उनको वैक्सीन पड़ा हुआ है पहले से। अगर नहीं पड़ा हुआ है तो उनको वैक्सीन दिला दें, लेकिन इस इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ सोशल इतने फैक्टर्स हैं, आप शायद ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मुझे एक बीमारी है और आपको वैक्सीन दे के जब हम टेस्ट के बाद हम लोग शादी करेंगे, ये फैक्टर है। तो आप इंश्योर करें कि फर्स्ट 6 मंथ आप प्रोटेक्शन यूज़ करें, और उस 6 मंथ में शादी के बाद आप टेस्ट करा के डॉक्टर से मिल के एक अपना प्राइवेट काउंसलिंग ले करके और वैक्सीन ले कर लें, और इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, बात नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है जो भी। तो अच्छा, कई बार ये रहता है कि नहीं, पहली बार मेरे को हेपेटाइटिस बी तब पता चला जब मैं 5 महीने मैं एक फीमेल हूँ और मेरे को 5 महीने प्रेगनेंसी है, 6 महीने 6 मंथ प्रेग्नेंट है ऐसा। तो क्या करूं कि मेरे बच्चे को ये हेपेटाइटिस बीमारी ना हो, ये ट्रांसफर ना हो? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। और एक अच्छी बात ये है इसमें कि ये जो ट्रांसमिशन होता है ये बहुत ही लेट प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के समय होता है। शुरू के जो 6 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें ना के बराबर देखा गया है कि मदर से बच्चे को हो सकता है ट्रांसमिशन। तो इसीलिए इसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस बने हुए हैं। अगर किसी मदर का हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन पॉजिटिव है और वायरस की मात्रा कई लाख में है, अगर यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तभी एक चांस बनता है कि और वो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही है डॉक्टर से मिलकर, तब तो चांस कि बच्चे को हो सकता है। अन्यथा अगर उसका वायरस लो मात्रा में है, बहुत कम है, ई एंटीजन निगेटिव है और सही समय पर उसे इलाज भी दिया जा रहा है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है कि उसके बच्चे को होगा। और अगर वो भी जो चांस है उसको भी हम लोग फिर और नलिफाई कर सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है किसी भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर का, चाहे वायरस उसमें ज़्यादा हो ना हो, तो उस बच्चे को जो वैक्सीन होता है उसके अलावे इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की दवा होती है, जो अगर उस बच्चे को पहले जन्म के दिन ही दे दी जाती है तो उसमें जो इन्फेक्शन मैनिफेस्ट करने का या होने का चांस और भी नगण्य हो जाता है। तो बस प्रेग्नेंट को ये चाहिए कि डॉक्टर से मिल लें और वो दवा अगर ज़रूरत होगा तो वो शुरू करेंगे। यूजुअली 7वें महीने से शुरू की जाती है, 7, 8, 9 लास्ट 3 महीने, और 6 महीने दवाई चला के बंद कर दी जाती है उसके बाद, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अदरवाइज अगर आपको कोई बीमारी है, आप लाइफ लॉन्ग डिजर्व करते हैं तो फिर लाइफ लॉन्ग ही चलेगी, लेकिन जनरल रूप में 3 महीने प्रेगनेंसी के और 6 महीने उसके बाद दवा चला के फिर बंद कर दिया।
अच्छा, अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला डॉक्टर सौरभ, बहुत ही मतलब यस नो वाले या शॉर्ट आंसर्स हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने इस सेशन के कंक्लूजन की तरफ हैं। क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? मेरे को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है। नहीं, आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा चाहिए कि नहीं साहब मेरे को हेपेटाइटिस बी है, मैं अपने बच्चे को खिलाना है कि नहीं, किस कर सकते हैं कि नहीं, गोद में ले सकते हैं कि नहीं, साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं, आइसक्रीम शेयर कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, 2001 से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इंक्लूड कर दिया गया है। यानी गांव, शहर, अमीर, गरीब, बिना किसी इसके डिफरेंस के, बिना अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज के हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन सरकार दे रही है। हर बच्चा जो पैदा हुआ है किसी भी ऐसे सेटअप में जहाँ हेल्थ केयर वर्कर, आशा, डॉक्टर कोई भी जहाँ है, तो उसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पड़ा ही पड़ा है। तो अभी जिनके बच्चे हैं उनको पड़ ही गया होगा, ये ना मान के चलिए, और वो प्रोटेक्टेड हैं, हेपेटाइटिस बी से एंटीबॉडी उनमें बन चुका है, तो आपसे उनको नहीं होने जाना है। श्योर रहिए, बिल्कुल नॉर्मल तरह से जीवन जी सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा चीज नहीं शेयर कीजिए जिससे कि आपके बॉडी फ्लूइड्स उनके बॉडी में जा रहे हैं, जैसे कि कहीं कटा छटा हो और वहां पर आपका खून टपक के लग जा रहा है या वहां पर थूक लग जा रहा है, ये सब अवॉइड करना है। अपना रेजर नहीं शेयर कीजिए, अपना टूथब्रश मत शेयर कीजिए, तौलिया मत शेयर कीजिए, इतना ही आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बाकी और बहुत कंसर्न है तो जैसा हम लोग बताए, एंटी-एचबीएस टाइटर बच्चे का चेक करा लीजिए, और 10 से ऊपर है तो हाँ, जी। अच्छा, हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, हमने बताया। कई बार मेरे से पूछते हैं साहब, वाइफ ने पूछा या हस्बैंड ने पूछा, साहब मेरे को पॉजिटिव है, वाइफ को पॉजिटिव क्यों नहीं है, हमारा तो एक बच्चा भी है। बिल्कुल तो 100% पहले तो नहीं, 100% ट्रांसमिशन नहीं है। पहले तो उनको वैक्सीन पड़ चुका होगा, क्योंकि जैसा हम लोग जान ही रहे हैं कि पिछले 20 सालों से वैक्सीन बहुत कॉमन हो चुका है। उसके पहले भी वैक्सीन पड़ता था, तो अभी के जनरेशन के सारे लोगों को ऑलमोस्ट वैक्सीन पड़ा हुआ है। जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है उनको भी वैक्सीन पड़ा हुआ है, और वो बताते हैं कि भाई हमको तो पॉजिटिव आया लेकिन वैक्सीन तो हम लिए थे। बेसिकली उनको अपने मदर से हो चुका था, और वैक्सीन तो वो 5-7-8 साल के बड़े होकर जब लिए, इसलिए वो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन उनको था। तो आपके लाइफ पार्टनर को वैक्सीन पड़ा हुआ है, इसीलिए उनको नहीं हुआ, या अगर नहीं हुआ तो लक अच्छा है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये पोटेंशियली काफी इफेक्टिव वायरस है और जल्दी ही हो जाता है। नहीं हुआ तो इस चांस को यूटिलाइज कीजिए और जल्दी से वैक्सीन हुआ। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज कि नहीं मेरे को हेपेटाइटिस बी है, मेरे को सिरोसिस होने के क्या चांसेस हैं, या कैंसर होने के क्या चांसेस हैं, तो ये सब लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही वैरी करता है, मतलब कि 20 to 30% केसेस में ये बीमारी बढ़ती है आगे, और आगे चल के सिरोसिस हो सकता है। और जिन लोगों को सिरोसिस हो गया उनमें हर साल 1 से 4% लोगों को कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। तो लगभग कैंसर डिटेक्ट होता है, और ये भी होता है कि हेपेटाइटिस बी है तो बिना सिरोसिस हुए भी हो सकता है आपको पहली बार कैंसर के साथ ही आप डॉक्टर के पास पहुंचे यंग एज में भी। यही एक इसका खतरनाक एंगल है हेपेटाइटिस बी का। तो इसीलिए अगर जैसे हेपेटाइटिस बी है तो हमें अपना मतलब हर 6 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, कि अगर कोई गांठ ऐसा कुछ अगर हो तो मेरे को अर्ली पता चल जाए, ताकि अगर कैंसर हो तो हम उसका इलाज प्रॉपर्ली टाइम पे कर सकें। जी, हम लोग फॉलो अप थोड़ा सा नहीं अभी डिस्कस किए, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि दवाई तो पेशेंट तो मिल ही लेगा। पहली बार जब उसे पता चलता है, वो उसके जीवन का एक अलार्मिंग पल होता है, डॉक्टर के पास वो मिल ही लेता है। किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सब ग्रुप, सोशल ग्रुप का पेशेंट हो, उस समय उसे अच्छा इलाज और सलाह मिल जाती है। इन आगे का फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दवा लिख दी गई तो भी डॉक्टर के पास 6 महीने पे जीवन भर आना है। दवा नहीं लिखी गई तो भी 6 महीने पे आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मिलना 6 महीने पे है। हाँ, और ये वर्ल्ड वाइड एक गाइडलाइन है। पेशेंट को हम लोग ये समझाते हैं ताकि उसे ये ना लगे, जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनको दवाई नहीं देते हैं, तो वो हर 6 महीने पे आएंगे, उन्हें फीस लगनी है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उन्हें जांच करने उसमें पैसे लगने हैं, और फिर उन्हें डॉक्टर कहता है कि नहीं भाई घर चले जाओ, कोई भी दवाई नहीं देंगे। तो एक पेशेंट को कुछ जो उतने अवेयर नहीं है, उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, हम आए और कुछ नहीं हुआ, तो चलो 2-3 बार नहीं भी गए तो क्या दिक्कत है।
6 महीना पे, तो जब वो स्किप करते हैं तो वायरस है, कभी भी म्यूटेशन हो सकता है उसमें, कभी भी अचानक बढ़ सकता है। तो ये 6 महीना का एक पीरियड वर्ल्ड वाइड गाइडलाइन सोसाइटी से ये होता है कि पता चल जाता है कि वायरस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो समय पर दवाई दी जाती है, नहीं बढ़ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। और एक अल्ट्रासाउंड होता है 6 महीने के फॉलोअप पे जो जरूरी है। डीएनए जांच हर 6 महीने पे जरूरी नहीं है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे करना है या नहीं। और लीवर पे ट्रांसअमाइनेज यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, SGOT, SGPT जिसे बोलते हैं, तो वो जरूरी है 6 महीने। इन 2 साधारण टेस्ट से पता चल जाता है मैक्सिमम केसेस में कि डिजीज प्रोग्रेस किया है या नहीं, कोई कैंसर जैसा गांठ आया है या नहीं। हमारे कई पेशेंट्स हैं जो कि हमारे फॉलोअप में रहते हैं, और ऐसा होता है कि हम कहते हैं अभी दवा की जरूरत नहीं है, अब 6 महीने बाद आइए, फिर वो अचानक 2 या 3 साल बाद आएंगे, जॉन्डिस हो चुका है, पेट में आता है, खून की उल्टी हो गई, बेहोश आए, और फिर ये होता है कि तो आप बुलाए थे, मिस हो गया। तो मिस होना कितना जानलेवा हो सकता है, ये एक शायद उसमें नहीं रहता है। और इसी चीज के लिए हमारा ये प्रोग्राम का जो टेक होम मैसेज होगा, ये इसी बात पे होना चाहिए कि एक अवेयरनेस फैले। इलाज से ज़्यादा अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह से इसका फॉलोअप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मिल लेना बहुत आसान है, लेकिन अब लाइफ लॉन्ग बीमारी में हर 6 महीने में मिलना हम लोग डॉक्टर के लिए कहना आसान है, लेकिन शायद हम लोग खुद भी ऐसे डॉक्टर जो पेशेंट ही होते हैं कुछ ना बीपी के, शुगर के, तो हम लोग इसमें कभी स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए पेशेंट को। ये हमारा काउंसलिंग का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब पहला विजिट हो उसमें पेशेंट को इतना एडुकेट कर दें कि वो कन्विंस हो जाए कि उसे क्यों आना है। वो हमारे पास आइए जरूरी नहीं है, जिस दुनिया में रहे वहाँ के किसी डॉक्टर से एक बार मिल ले, क्योंकि वो पहला कन्विंसिंग इफेक्ट ही सबसे अधिक काम आता है कि उसे सोशल लेवल पे बहुत लोग बताएंगे कि नहीं अब कुछ नहीं करना है, अब नहीं देना है, बेकार जा रहे हैं। तो उसे कन्विंस करना, एडुकेट करने में मास मीडिया, पेपर, इंटरनेट, इन सब का सबसे बड़ा रोल। अच्छा, ये एक चीज मेरे को कंक्लूडिंग क्वेश्चन बोलना चाहिए जो आपने भी बोला था कि नहीं हेपेटाइटिस बी जब पहली बार डिटेक्ट हुआ तो एक बहुत सारे तो बोलते हैं जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। अगर यंग पेशेंट है, यंग मैरिड कपल 6 महीने शादी हो गई, आपको पता चलता है वाइफ या हस्बैंड को, तो कई बार लोग आते हैं कि सब क्या होगा मेरे को। जैसे मेरे पास अभी एक यंग पेशेंट आए थे कि मैं ऑफिशियली कहीं से कनेक्टेड हूँ, तो ये लिखिएगा नहीं, लोग स्टिग्मेटाइज करें। बिल्कुल। तो आप आवाज सुन पा रहे हैं? लाइफ आगे कैसे होने वाली है, और इससे आपको ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, तो एक स्टिग्मा तो होता है, लेकिन अब इसके साथ डील करना है। इसमें हमारा यही रोल होता है कि हम समझाएं कि इसमें स्टिग्मा की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है। अगर आपको अभी सिरोसिस नहीं हुआ है तो दैट पर्सन इज एज गुड एज ए नॉर्मल पर्सन, क्योंकि इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि वो अगर उसे समय पर उसे डॉक्टर देते हैं तो उसे आगे सिरोसिस और कैंसर नहीं होगा। और अगर सिरोसिस हो के उसे डिटेक्ट हुआ है बाय चांस, सिरोटिक पेशेंट में पता चला हेपेटाइटिस बी है, तो उसे तो किसी अन्य सिरोसिस की तुलना में उसे ये संभावना है कि कम से कम इसमें एक एंटीवायरस दवा है जिससे सिरोसिस और कंट्रोल हो सकता है। किसी और ऐसे ज्यादातर कारण होते हैं सिरोसिस से जिसमें कोई कारण ही नहीं होता है, और उसमें हम लोग सिर्फ लक्षण का इलाज करते हैं, उसके बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं होता है। तो इस केस में आपको कम से कम ये है कि हेपेटाइटिस बी का इलाज चलेगा तो बेटर और तरीके से कंट्रोल होगा। तो स्टिग्मा की कोई बात नहीं है। अगर ठीक से पेशेंट अवेयर होते हैं तो फिर वो समझ जाते हैं कि कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं होती। तो ये एक चीज है लाइफ का मंत्र कि पॉजिटिव बने रहिए। लाइफ आपको हर बार आपके हिसाब से गेंदे नहीं फेंकेगी, कभी यॉर्कर आएगी, कभी फुल टॉस आएगी, और आपको खेलते रहना जब तक आप क्रीज पे हैं। तो जब तक आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है तब खेलते रहिए, मैच जारी रहेगा। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर सौरभ देसवाल, पटना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट से हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ निजी, कुछ मेडिकल, कुछ सामाजिक भ्रांतियां, जानकारी ले रहे थे। और हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं को काफ़ी जानकारी मिली होगी इससे। और अगर इसके बाद भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। हम लोग ट्राई करेंगे कि डॉक्टर सौरभ भी कि आपके जो भी सवाल है उसका निराकरण करें। थैंक यू डॉक्टर सौरभ ज्वाइन। थैंक यू डॉक्टर विनीत।
बहुत ही अच्छा सेशन था और हम लगता है कि संडे का बहुत ही अच्छा यूज हम लोगों ने किया। और किसी भी पेशेंट, एक भी पेशेंट को अगर इस डिस्कशन से फायदा होता है तो हम लोग अपने पर्पस में सक्सेसफुल रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाराणसी। थैंक यू। ये वीडियो हम चैनल पे अपलोड करते रहेंगे और आगे भी और कुछ और नए टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। बिल्कुल। मेरा तो ये कहना है लास्ट कि अगर हम लोग हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करें, ये टारगेट रखें 2023 का, कि साल के अंत तक में हमें 50 वीडियोस होने चाहिए गैस्ट्रो के किसी भी टॉपिक पर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सर, अब इस चीज को बिल्कुल हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपकी फीडबैक मैं ले रहा हूँ और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू।